Good evening, students. So, this is our first lecture on Bharatiya Nyaya Samhita 2023. And in today's lecture, we are going to cover the nature of Bharatiya Nyaya Samhita, the overview and comparison of Bharatiya Nyaya Samhita and Indian Penal Code, and the constitutional and jurisprudential essence of भारतीय न्याय संहिता. ठीक है. एंड अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं इनके नोट्स मैं पैरेलली टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करता हूं. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां से उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. शुरू करते हैं अपने लेक्चर को. सो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023. BNS 2023 ने जो एक कॉलोनियल लॉ था दैट इज IPC 1860 एंड वाज ड्राफ्टेड बाय मैकॉले उसको रिप्लेस कर दिया. सो BNS 2023 replaces the Indian Penal Code 1860 which was a colonial law. colonial law का मतलब क्या है? ऐसा लॉ जो कि ब्रिटिशर्स ने पास किया था while they were ruling us. ठीक है. अब भारतीय न्याय संहिता 2023 फोर्स में कैसे आया, उसका बिल कब प्रेजेंट हुआ, उसका बिल कब पास हुआ, एक बार ये देख लेते हैं बिकॉज ये हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देखिए, जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इनका जो बिल था वो सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था ऑन अगस्त 11, 2023. फिर उसके बाद लोकसभा में इस बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ. जो नए 3 क्रिमिनल लॉज लाने वाले थे उसके ऊपर डिस्कशन हुआ. एंड फाइनली जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने बिल को विड्रॉ कर लिया. एंड देन अगेन ऑन December 12th, 2023 सेकेंड बिल री इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में. ठीक है. फर्स्ट बिल आया था आपका अगस्त 11, 2023 को, और जो सेकेंड बिल है उसको री इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन December 12th, 2023. ठीक है. फिर 12 दिसंबर को लोकसभा में जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर चर्चा हुई. चर्चा होने के बाद इसके ऊपर वोटिंग हुई. वोटिंग होने के बाद जब इसको मेजॉरिटी मिल गया तो फाइनली ऑन 20 दिसंबर 2023 इस बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया. आपको पता ना कि लोकसभा या फिर कोई भी जो बिल होता है उसको लॉ में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है. पहले उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है. जनरली ये होता है, सारे में ये अप्लाई नहीं होता है. ठीक है. उसको पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर लोकसभा में जैसे उसको मेजॉरिटी मिल जाती है फिर उसको राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है. वहां से जब उसको मेजॉरिटी मिल जाती है देन फाइनली उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है. और जब प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर बिल पर असेंट दे देता है तब वो बिल एक्ट बन जाता है. ठीक है. और यहां पर हम संहिता वर्ड यूज करते हैं. इसको थोड़ा सा इंडियन टच देने का प्रयास किया गया है, या फिर ये कह सकते हैं थोड़ा भारतीय टच देने का प्रयास किया गया है. संहिता का मतलब भी एक्ट ही होता है. ठीक है. हाँ, तो पहला बिल आया था 11 अगस्त 2023 को. इस पे चर्चा हुई. चर्चा करने के बाद इस बिल को विड्रॉ कर लिया रूलिंग गवर्नमेंट ने. फिर अगेन इसको री इंट्रोड्यूस किया ऑन December 12, 2023. ऑन December 20th, 2023 इस बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया. मेजॉरिटी मिल गई बिल को तो ये लोकसभा से पास हो गया. देन उसके बाद ऑन December 21st, 2023 ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया. एंड फाइनली ऑन December 25th, 2023 जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू उन्होंने इस बिल पर अपना असेंट दे दिया. एंड फाइनली जो ये बिल थे ये लॉ बन गए. तो आपको समझ में आ गया ना एक बिल लॉ में कैसे कन्वर्ट होता है, बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है. आप आई गेस आपको इससे लूजली समझ में आ गया होगा. ठीक है. फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि इवन दो जो ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इसको असेंट December 25th, 2023 को मिला था, बट इनकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिसाइड की गई एज 1st of July 2024. ठीक है. फ्रॉम 1st of July 2024 जो ये लॉज हैं, जो ये आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो ये लॉज हैं ये फोर्स में आ गए. और जो भी पुराने लॉज थे दैट इज आपका इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो रिपील हो गए.
ठीक है, हमने बीएसए में भी इसका जब इंट्रोडक्शन किया था तो वहाँ पे समझा था कि बीएसए जो है वो इवन दो एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ विच इज अ लेक्स फोर है, उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं, लेकिन उसको भी हमने एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है, और वहाँ पर भी उस बिल की जो इनैक्टमेंट डेट है, जो फोर्स की डेट है, वो 1 जुलाई 2024 ही स्टिपुलेट की गई थी। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि ये बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट, हाँ, जो पार्लियामेंट है वो भारतीय न्याय संहिता को इनैक्ट करने की पावर कहां से डिराइव करती है? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल ने, किस शेड्यूल ने जो पार्लियामेंट है उसको ये अथॉरिटी दी है कि वो एक क्रिमिनल लॉ को इनैक्ट कर सकता है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो आर्टिकल 246 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट टॉक्स अबाउट शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 246 ये कहता है कि शेड्यूल 7 के अंदर देयर आर 3 लिस्ट्स। ठीक है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ एंट्रीज हैं जिसके ऊपर एक्सक्लूसिवली सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में देयर आर सम एंट्रीज और सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर सिर्फ जो आपके स्टेट गवर्नमेंट, जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, सिर्फ वो लॉ बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी एंट्रीज है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है और यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है, यानी कि पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी सेम एंट्री पे या सेम सब्जेक्ट पे लॉ बनाया है, तो वहां पर जो पार्लियामेंट का लॉ है वो सुपरसीड कर जाएगा स्टेट के लॉ को। ठीक है, या फिर ओवर पावर कर जाएगा। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 246 इस रिगार्डिंग बात करता है। तो आर्टिकल 246, when we read article 246 with schedule 7 of the Indian constitution, we understand that the parliament derives the power of enacting a criminal law through schedule 7 list 3 entry 1। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो एंट्री 1 है वो पार्लियामेंट, यानी कि आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को ही ऑथराइज करता है कि वो क्रिमिनल लॉस को इनैक्ट कर सकते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता को इनैक्ट करने की पावर पार्लियामेंट के पास कहां से आई? फ्रॉम एंट्री 1 ऑफ लिस्ट 3 ऑफ शेड्यूल 7 रेड विद आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं पैक्टम यूनियनिस एंड पैक्टम सब्जेक्शनिस। ये मैक्सिम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज इस मैक्सिम की डायरेक्ट एप्लीकेशन है ऑन भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, समझते हैं कैसे। पैक्टम यूनियनिस का मतलब होता है पैक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, एंड पैक्टम सब्जेक्शनिस का मतलब होता है पैक्ट ऑफ सब्जेक्शन। ठीक है, पैक्टम यूनियनिस को हम ऐसे समझते हैं कि जो एक सपोज सोसाइटी है, एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, पैक्टम यूनियनिस के अंदर यह है कि जितने भी इंडिविजुअल्स एक सोसाइटी में रहते हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं। पैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है, वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम सब साथ में आएंगे, वी विल कम कलेक्टिवली एंड टुगेदर। ठीक है, वी विल कम कलेक्टिवली एंड टुगेदर एंड वी विल फॉर्म अ यूनियन। ठीक है, हम लोग सब लोग साथ में आएंगे। ठीक है, और हम लोग एक यूनियन फॉर्म करेंगे। हम यूनियन क्यों फॉर्म करना चाहते हैं? बिकॉज जो हमारी सोसाइटी है ना, उसमें लॉलेसनेस बहुत ज्यादा है। जो स्टेट ऑफ नेचर है सोसाइटी का, वो अभी लॉलेसनेस की तरफ ज्यादा है। ठीक है, और हमारा जो पर्पस है, हम जो है, जो हम इंडिविजुअल्स हैं, हम साथ में आके एक पर्पस अटेन करना चाहते हैं, और वो ये है कि हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ठीक है, हम एक लॉलेसनेस सोसाइटी से आगे बढ़ के एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में एक एग्रीमेंट करें कि हम सब साथ में आएंगे और साथ में एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी को फॉर्म करेंगे, एंड इसको हम कहते हैं पैक्टम यूनियनिस। ठीक है, नेक्स्ट है पैक्टम सब्जेक्शनिस। पैक्टम सब्जेक्शनिस का मतलब यह है कि अब हम सब एक यूनियन फॉर्म कर चुके हैं।
अब हम सब साथ में आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमें कोई गवर्न करे। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई हमें गवर्न करे। अब ये गवर्न करने वाली अथॉरिटी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी अ मोनार्क ऑल्सो। ठीक है, इट कैन बी एन असेंबली ऑल्सो। ठीक है, हम साथ में आ गए, हमने एक यूनियन फॉर्म कर दिया, लेकिन ये यूनियन जो है ये साथ में जुड़ा सिर्फ तभी रहेगा, सोसाइटी ऑर्गेनाइज सिर्फ तभी रहेगी जब हम किसी को अथॉरिटी दें कि वो हमें गवर्न करे, जो हमें बताए कि हमें रहना कैसे है साथ में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम गवर्न करने के लिए किसी अथॉरिटी को इलेक्ट कर रहे हैं या फिर उस पर ट्रस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज क्या मतलब हुआ, इसको बार फिर से अच्छे समझते हैं। पैक्टम यूनियनिस का मतलब यहां पर यह है कि इंडिविजुअल्स एक सोसाइटी में दे आर फॉर्मिंग अ यूनियन, ताकि एक लॉलेसनेस की सोसाइटी से आगे बढ़ के हम एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकें। देन पैक्टम सब्जेक्टिव्स का मतलब यह है कि अब हम एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी को फॉर्म करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि उस ऑर्गेनाइज सोसाइटी को कोई गवर्न करे। तो उसको वो उसको गवर्न सिर्फ तभी कर पाएगा जब हम अपनी कुछ फ्रीडम्स को, अपनी कुछ राइट्स को सरेंडर कर देंगे। एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट सरेंडर जो वो पर्टिकुलर अथॉरिटी है वो लॉज को इन्फोर्स करेगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाट पैक्टम यूनिनिस एंड पैक्टम सब्जेक्शन इज। हम आपके सब्जेक्ट हैं, हमने ये कलेक्टिवली कहा है कि हम आपके सब्जेक्ट हैं, हम आपके अंडर आ रहे हैं ताकि आप हमारे लिए लॉ बना सकें और एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी को फॉर्म कर सकें। इज दैट क्लियर? ठीक है, बीएनएस का जो को रिलेशन है वो डायरेक्टली है इस मैक्सिम से, दैट इज पैक्टम यूनिनिस एंड पैक्टम सब्जेक्शनिस। व्हाई? क्योंकि भारतीय न्याय संहिता, इसका जो नेचर है ये क्या है, इसका नेचर है कि इट इज अ पब्लिक लॉ। ठीक है, इट रेगुलेट्स द एक्शंस ऑफ पब्लिक, and because of this maxim only, that is the pactum uninis and pactum subjectionis, the governing authority is able to enact a public law. Is that clear? I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, now let's come down to the nature of BNS. नेचर ऑफ BNS, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने किया था तो वहां पे काफी लंबी डिस्कशन हुई थी नेचर को लेके, क्योंकि हमें यह समझना इंपॉर्टेंट था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एक लॉ है ये क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है कि एक प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। उसको हम लोग फाइनली कंक्लूड किया था कि ये प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन जनरली जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम खुद भी एक प्रोसीजरल लॉ है, जनरली जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होते हैं। काफी डिटेल में हमने उसको समझा था, आप उसको रेफर कर सकते हैं मेरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेक्चर्स में। ठीक है, अब इसकी नेचर को समझते हैं कि पहले तो ये समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो है ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है या फिर ये रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। देखिए, मेरे ख्याल से इसमें आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा कि भारतीय न्याय संहिता विच इज अ क्रिमिनल लॉ, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, इट्स अ क्रिमिनल लॉ, अलॉन्ग विद दैट इट्स अ सब्सटेंटिव लॉ, इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। इट इज अ क्रिमिनल लॉ एंड इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ एंड इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। आई गेस इसमें मेरे को वैसे तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। भारतीय न्याय संहिता का नेचर जो है वो प्रोस्पेक्टिव है। क्यों है? बिकॉज आर्टिकल 20 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत क्लियरली ये कहता है, उसमें 3 बात की गई है। नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दैट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 1। ठीक है, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉज, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपली ये है कि आप किसी भी एक्शन, किसी भी एक्ट या किसी भी ओमिशन को पीनलाइज नहीं कर सकते अगर वो एक्शन, ओमिशन या एक्ट उस टाइम पे किया गया हो जब उस एक्शन, ओमिशन या एक्ट को ऑफेंस नहीं बताया गया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लो ए है, ए ने कोई पर्टिकुलर एक्ट किया ऑन 20th जनवरी 2000। ठीक है, एक लॉ आया जिसने इस पर्टिकुलर एक्ट को एक ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया, एंड वो लॉ आया 20th मार्च 2000 को। ठीक है,
तो यहां पर जो ए का एक्ट था वही सेम एक्ट जो कि उसने 20 जनवरी 2000 को किया था, जब वो एक ऑफेंस नहीं था। लेकिन अब अगर उसको 20 मार्च 2000 के बाद वो करता है तो वो एक ऑफेंस होगा। लेकिन जो 20 जनवरी 2000 को उसने वो एक्ट किया था उसके लिए हम उसको पनिश नहीं कर सकते, बिकॉज क्रिमिनल लॉस का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही आपको प्रोहिबिट करता है कि आप किसी क्रिमिनल लॉ को एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। एक तो इसका हमें इफेक्ट्स, अच्छा रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, फ्री में बता दे रहा हूं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जिस दिन से कानून आया है, ठीक है, हम उसके किसी पिछले डेट से उसको इन्फोर्स कराएंगे। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जिस दिन से कानून आया है सिर्फ उस दिन से ही वो जो लॉ है उसका इफेक्ट रहेगा। तो भारतीय न्याय संहिता जो है वो एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ भारतीय न्याय संहिता जो है ये एक सब्सटेंटिव लॉ है कि प्रोसीजरल लॉ है, ये आप बताइए। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस क्या होता है। एकदम लूजली समझेंगे क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बहुत लेक्चर्स में इसको बताया हूं। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ हम उसे कहते हैं जो किसी इंडिविजुअल के राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस को स्टिपुलेट करता है, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि अगर राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाए, ड्यूटीज को ना निभाया जाए, ऑब्लिगेशंस को ना निभाया जाए तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ हम उन लॉस को कहते हैं जो इन सब्सटेंटिव लॉस को इन्फोर्स करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपका जो ऑर्डर पार्ट है इन द सिविल प्रोसीजर कोड, वो प्रोसीजरल इन कैरेक्टर है। बीएनएसएस, ठीक है, नॉट इंटायरली बट मतलब आप 70-30 कर सकते हो। 70-30 पार्ट जो है, 70 पार्ट जो है उसका, 70% पार्ट जो है बीएनएसएस का वो प्रोसीजरल इन नेचर है। ठीक है, तो सीपीसी हो गया, बीएनएसएस हो गया, ये सारे प्रोसीजरल लॉज है। क्यों? क्योंकि ये आपको बताते हैं कि उन राइट्स को आप इन्फोर्स कैसे करोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर जो आपका बीएनएस है 2023, पहली बात तो ये एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है, और ये प्रोस्पेक्टिव लॉ क्यों है? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 1। ठीक है, दूसरा हमने क्या समझा कि ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। क्यों? बिकॉज ये राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस को स्टिपुलेट करता है। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ ये भी बताता है कि अगर राइट्स की इंफ्रिंजमेंट होती है, ड्यूटीज का वायलेशन होता है तो वहां पर क्या होगा, पनिशमेंट क्या होगी उसकी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर बीएनएस जो आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ये आखिर हमने इनैक्ट ही क्यों किया। इंडियन पीनल कोड जैसा एक लॉ जो कि 1860 से फोर्स में था, जिसके ऊपर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग जजमेंट्स भी थे, हमने उसको रिप्लेस क्यों किया। नाउ दैट इज द क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में होगा कि आखिर व्हाट वाज द रीजन। वेट अ सेकेंड, हाँ, आखिर व्हाट वाज द रीजन कि यहां पर इंडियन पीनल कोड को अचानक से बदलने की आवश्यकता आ गई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इंडियन पीनल कोड को बदलने की जो आवश्यकता थी, जो डिस्कशन था, वो बहुत लंबे टाइम से हो रहा था, बट किसी भी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि जो ये कॉलोनियल लॉज हैं, इनको रिप्लेस करें। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया। फाइनली एक गवर्नमेंट आई, ठीक है, और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और जो भी पुराने क्रिमिनल लॉज थे उनको रिप्लेस कर दिया, रिपील कर दिया विद द न्यू क्रिमिनल लॉज। ठीक है, अब यहां पर रीजन क्या है, यहां पर नीड क्या थी कि भारतीय न्याय संहिता को इनैक्ट करना पड़ा और आईपीसी को रिपील करना पड़ा। देखिए पहली बात तो ये कि जो नेचर है, मैं इसको ऐसे आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, जो नेचर है पहले आईपीसी और बीएनएस का, हम ये देखते हैं, तभी आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हमने बीएनएस को क्यों इनैक्ट किया है। सबसे पहले जो वर्ड पी है इंडियन पीनल कोड में, उसका मतलब क्या है? पीनल। पीनल का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट। ठीक है, दूसरा बीएनएस के अंदर जो एन है, इसका मतलब क्या है? न्याय। न्याय का मतलब क्या होता है?
जस्टिस। तो इंडियन पीनल कोड जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इनैक्ट किया गया था, एक कॉलोनियल लॉ था, उसका पर्पस ये था कि हम पनिश करें, उसका टिल्ट ज्यादा इस तरफ था कि हम पनिशमेंट ज्यादा अवॉर्ड करें। लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो कि इनैक्ट किया गया इन द ईयर 2023, उसका पर्पस ये है कि हम जस्टिस प्रोवाइड करें, हम लॉ को ऐसे इनैक्ट करें कि ये ज्यादा जस्टिस की तरफ टिल्टेड हो, ज्यादा जस्टिस ओरिएंटेड हो, ना कि पनिशमेंट ओरिएंटेड हो। अब इसका एग्जांपल हमें कहां पे मिलता है? इसका एग्जांपल हमें मिलता है जो पनिशमेंट का सेक्शन ऐड किया गया है, ठीक है, जो पनिशमेंट का पार्ट जो कि सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस के अंदर डिफाइंड है, मतलब कितने टाइप के पनिशमेंट होंगे ये सेक्शन 4 बीएनएस के अंदर डिफाइंड है। चलो आपको बताता हूं कितने टाइप के पनिशमेंट होते हैं। सबसे पहले आपका है डेथ पेनल्टी, दूसरा है आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट, थर्ड है आपका इंप्रिजनमेंट विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रिगरस और सिंपल, फोर्थ है आपका फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिफ्थ है आपका फाइन एंड सिक्स्थ है आपका कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, अब अगर आप इस पनिशमेंट के सेक्शन पे थोड़ा फोकस करते हैं जो कि बताता है कि कितने प्रकार के पनिशमेंट्स होते हैं, तो यहां पे कम्युनिटी सर्विस को एज ए न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऐड किया गया है। कम्युनिटी सर्विस पहले एज ए पनिशमेंट नहीं था इन द स्कीम ऑफ इंडियन पीनल कोड। कम्युनिटी सर्विस को ऐड करने का पर्पस क्या है? यहां पर पर्पस ये है कि जो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है इट मस्ट बी मोर जस्टिस ओरिएंटेड। जो बहुत छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए हम किसी इंडिविजुअल को जेल भेजने के बजाय, मान लो 500 रुपए की चोरी है या 1000, चलो 10,000 रुपए तक की चोरी है, अब अगर 10,000 रुपए की चोरी मान लो 18-20 साल के किसी लड़के ने किया है, उसके लिए आप उसको 1-2 महीने की जेल दे दो, तो ऑब्वियसली वो इंसान जेल में जाके एक हार्ड क्रिमिनल बन के बाहर निकलेगा। वहां पे वो बुरे माइंडसेट के लोगों के साथ अगर सराउंडेड रहेगा तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो उसका माइंडसेट वैसा नहीं भी होगा, वैसा माइंडसेट वो बना के बाहर निकले। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो छोटे मोटे अपराध होते हैं इनके लिए हम कम्युनिटी सर्विस अवार्ड कर दें। कम्युनिटी सर्विस क्या हो सकता है कि आपको हमने बोल दिया जाइए आप 10 पेड़ लगाइए, या फिर आप जाइए किसी एनजीओ में काम करिए, ठीक है, उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं जो, अच्छा हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, जो कम्युनिटी सर्विस है इसकी डेफिनेशन आपको पूरे भारतीय न्याय संहिता में कहीं नहीं मिलेगा। रेदर इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलेगा, एंड दैट टू अंडर सेक्शन 23 एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक है, बड़ा मेरे को तो बहुत वियर्ड लगा एक्चुअली कि सेक्शन 23 और बीएनएसएस के अंदर कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन करने का क्या पर्पस है। जो सेक्शन 23 या बीएनएसएस का, इट बेसिकली डील्स विद द पनिशमेंट एंड फाइन्स दैट कैन बी अवॉर्डेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में इन्होंने कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन कर दिया है। तो कम्युनिटी सर्विस जो कि एक नई फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है विच वॉज नॉट अर्लियर प्रेजेंट इन द इंडियन पीनल कोड, इसको इंक्लूड करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि अब हमारा जो अप्रोच है वो थोड़ा जस्टिस ओरिएंटेड है। हम ये चाहते हैं कि छोटे मोटे अपराधों के लिए हम किसी को जेल ना भेजे, उसको पनिश ना करें, जिसकी वजह से उसकी जो अच्छी खासी लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। नाउ वी आर मोर जस्टिस ओरिएंटेड, वी आर मोर विक्टिम सेंट्रिक। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये तो पहला हो गया, दूसरे पे आते हैं। सेकंड पार्ट है आपका पनिशमेंट। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो कोई बात नहीं, मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको समझाता हूं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में पनिशमेंट को लेके बहुत सारी थियरीज दी गई हैं। ठीक है, जैसे आपकी पहली थियरी है रेट्रिब्यूटिव, मतलब थियरी का मतलब यहां पर क्या है कि पनिशमेंट्स का नेचर क्या होता है। तो कई सारे जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल थिंकर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से पनिशमेंट के नेचर को डिटरमाइन किया है। तो पहला है आपका रेट्रिब्यूटिव थियरी। ठीक है, इसका मतलब लूजली अगर आप समझोगे तो होता है एन आई फॉर एन आई। मतलब किसी ने मेरे घर वाले का मर्डर किया है तो मैं उसके सामने वाले घर वाले का मर्डर कर दूं, या मतलब कुछ ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, किसी ने किसी का मर्डर किया है तो उसको डेथ पेनल्टी दे दो। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ रेट्रिब्यूटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कि आपने किसी के अगेंस्ट में कोई अपराध किया है तो उस इंसान के पास ये अधिकार है कि वो आपसे बदला ले सकता है। दैट इज व्हाट रेट्रिब्यूशन इज। नेक्स्ट इज डेटरेंट थियरी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो इंडियन पीनल कोड था इट वाज लार्जली बेस्ड ऑन
डेटरेंट थियरी। डेटरेंट थियरी का मतलब यहां पर यह है कि हम अपराधों के लिए लोगों को पनिशमेंट देंगे, ठीक है, और पनिशमेंट देने का पर्पस यह है कि इससे जो अपराध करने वाले और भी व्यक्ति हैं उनके अंदर एक फियर पैदा हो जाए, ठीक है, और फियर, जो फियर उनके अंदर हमने इंस्टिल कर दिया है वो उनको फर्दर लाइक फ्यूचर में कोई अपराध करने से रोके। दैट इज व्हाट डेटरेंट थियरी इज। इट वाज प्रोपाउंडेड बाय जेरेमी बेंथम, ठीक है, बस इतना भी जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझिए। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव स्लैश डिसेबलमेंट थियरी। दीज थियरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, जब मेंस में आपको आंसर लिखने के लिए आएगा ना कि भारतीय न्याय संहिता जो है उसने आईपीसी को क्यों चेंज कर दिया, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिखोगे ना आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये वैसे तो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैं अगेन आपको वही सजेशन देता हूँ कि जब भी आप मेरे लेक्चर्स को देखा करो, जो भी आपको अपने एंड से इंपॉर्टेंट लगता हो चीज़ें उनको नोट डाउन कर लिया करो। नोट्स तो आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन कई सारे पार्ट को ना मैं ऐसे ही आपको बीच बीच में समझा देता हूँ जो शायद नोट्स में आपको ना मिले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव स्लैश डिसेबलमेंट थियरी। इस थियरी का जो पर्पस है वो ये है कि हम एक्यूज्ड को फिजिकली डिसेबल कर देंगे फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है, या फिर फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेस लाइक आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, आपका इंप्रीजनमेंट होता है, ये सारे के सारे बेस्ड हैं ऑन डिसेबलमेंट थियरी या फिर प्रिवेंटिव थियरी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रिफॉर्मेटिव थियरी। नाउ रिफॉर्मेटिव थियरी का मतलब यहां पर यह होता है कि हम एक्यूज्ड को रेदर देन जेल भेज के उस यहां पे हम उसको एक डिटरेंस क्रिएट करें उसके लिए, ठीक है, सोसाइटी के लिए उसको एक एग्जांपल बनाए, मतलब हम एक्यूज को जेल भेज रहे हैं, उसको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर रहे हैं, ताकि एक डिटरेंस क्रिएट हो, लोगों के लिए एक एग्जांपल सेट हो कि आपको ये पर्टिकुलर एक्ट नहीं करना है। ये करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो इंडिविजुअल जो कि एक ह्यूमन बींग है, जिस ह्यूमन बींग से अक्सर गलती हो जाती है, हम उसको रिफॉर्म करें, हम उसमें बदलाव लाएं ताकि वापस से वो सोसाइटी में रहने के काबिल हो जाए। तो रिफॉर्मेटिव थियरी में आपका आ जाता है कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, या फिर प्रोबेशन। प्रोबेशन पे भी कई बार लोगों को छोड़ा जाता है, मैं ये भी करवाऊंगा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कराऊंगा, वहां पे आपको अच्छे समझाऊंगा प्रोबेशन वगैरह क्या होता है, ठीक है। अभी लूजली आप लोग समझ लीजिए कि रिफॉर्मेटिव थियरी क्या होता है। एंड लास्ट इज कंपेंसेटरी थियरी, ठीक है, जहां पे हम विक्टिम को कंपेंसेट करवाते हैं बाय द एक्यूज जिसने वो क्राइम कमिट किया है। तो दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ थियरी व्हेन इट कम्स टू पनिशमेंट। पनिशमेंट के रिगार्डिंग ये सारी थियरीज आपके पास है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, पहले इंडियन पीनल कोड के अंदर जो थियरी फॉलो होता था वो था डेटरेंट थियरी, ठीक है, बट अब जो हमारा टिल्ट है वो ज्यादा हो गया टुवर्ड्स रिफॉर्मेटिव थियरी, ठीक है, जो हमारा टिल्ट है वो ज्यादा हो गया है टुवर्ड्स रिफॉर्मेटिव थियरी। पहले डेटरेंट थियरी था, अब रिफॉर्मेशन की तरफ हम ज्यादा टिल्ट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये बाकी थियरीज मैंने बताया है इनकी एप्लीकेशन नहीं है, इनकी एप्लीकेशन अभी भी है, लेकिन जो हमारा ज्यादा टिल्ट है वो किस तरफ हो गया है, रिफॉर्मेशन की तरफ। तो पहले आपका क्या था, डेटरेंट थियरी, एंड अब आपका क्या है, रिफॉर्मेटिव थियरी, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ फाइन। देखिए ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आपने इंडियन पिनल कोड एक दो बार भी ऐसे लूजली भी अगर आपने देखा होगा, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी, तो कई जगह पे देखा होगा बहुत हीनियस क्राइम्स के लिए भी जो फाइन स्टिपुलेट किया गया है वो मैक्सिमम कितना है, 500 रुपए या 1000 रुपए। ये जो लॉ है ना, ये 1860 में फ्रेम किया गया था, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से जो ये अमाउंट ऑफ फाइन था ना, ये बहुत मतलब कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज के टाइम पे अगर इस अमाउंट को देखा जाए तो ये तो एकदम लाइक मिनिमल है, कोई मतलब ही नहीं है। 500 1000 रुपए देना आज के लिए किसके लिए मुश्किल है, ठीक है, मतलब कुछ लोगों को छोड़ दे तो अलग बात है, लेकिन जनरली किसी भी इंडिविजुअल के लिए 500 या 1000 रुपए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ फाइन जो कि पहले बहुत लो हुआ करता था उसको इंक्रीज करने की जरूरत थी ताकि जो इकोनॉमिक और सोशल सिनेरियो है उससे वो कंप्लाई कर सके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, जो भी अमाउंट ऑफ फाइन वगैरह था इसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू
क्रिमिनल ऑफेंसेस। देखिए, बीएनएस जो इंडियन पिनल कोड जो कि 1860 में आया था, इसमें कई सारे ऑफेंसेस जो थे, या तो उनको बाइफरकेट नहीं किया गया था, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर ही दो ऑफेंस को कवर कर दिया। जैसे आपको मैं बताऊं, स्नैचिंग और थेफ्ट दोनों एक ही पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कवर्ड था। ठीक है, तो इट वाज इंपॉर्टेंट कि स्नैचिंग को एज एन ऑफेंस और थेफ्ट को एज एन ऑफेंस बाइफरकेट किया जाए, जो कि आपका इंडियन पिनल कोड में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया, कई सारे नए ऑफेंसेस थे जिनको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता थी, वो भी नहीं हो पा रहा था। जैसे आपका टेररिज्म हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, हिट एंड रन ऑफेंस हो गए, ठीक है, साइबर क्राइम्स हो गए। ये कई सारे ऐसे ऑफेंसेस थे जिनको इंट्रोड्यूस करने की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन इंडियन पिनल कोड में इनको जगह नहीं दे सकते थे। तो अगेन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि नए ऑफेंसेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक नया कानून भी बनाना पड़ेगा, और जो पुराना क्रिमिनल लॉ है उसको रिपील करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप अपने मन से लिख लेना न्यू क्रिमिनल ऑफेंसेस में कि यहां पर नहीं ऐड कर सकते थे, कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड, कैन बी एडेड, ऐसे कर लो। ठीक है, दैट वुड बी सफिशिएंट। मतलब ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ना बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ सम ऑफेंसेस। अब ये नेचर ऑफ सम ऑफेंसेस का मतलब यहां पर क्या है, मैं आपको बताता हूं। कई सारे ऐसे पर्टिकुलर ऑफेंसेस थे इंडियन पिनल कोड के अंदर जिनकी नेचर ऐसी थी कि वहां पर ना पनिशमेंट अवॉर्ड करना कोई सेंस नहीं बना रहा है। मान लो, आपको यह बात पता होगा कि सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी डील्स विद अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। आई एम सो सॉरी, इट इज 309 आईपीसी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। 307 इज अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, हाँ, तो सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विद अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब एक इंसान जो पहले ही ग्रीफ स्ट्रिकन है, जो पहले ही मेंटली डिस्टर्ब है, और उन सिचुएशंस ने जिसको फोर्स किया हो सुसाइड कमिट करने के लिए, और अगर वो बच जाए आप उसको पनिशमेंट दो, ये किस एंगल से सेंस बना रहा है? मेरे को तो किसी एंगल से ये एक पर्टिकुलर सेक्शन ना सेंस बनाता ही नहीं था, पहले से ही नहीं बनाता था। अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने एक नया क्रिमिनल लॉ लाया और इसको चेंज कर दिया, मतलब काफी हद तक चेंज कर दिया। ठीक है, अब अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को आपने ऑफेंस बना दिया। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो कि कभी ऑफेंस होना ही नहीं चाहिए था। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कई सारे हमारे पास मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी हैं। ठीक है, देयर इज अ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। ठीक है, यहां पर ये कानून बनाया गया है ताकि इंसान सुसाइड कमिट ना करे, और इंसान अगर सुसाइड कमिट कर रहा है जो पहले ही मेंटली बहुत इल है, उसको आप पनिश कर रहे हो, तो ये किस एंगल सेंस बना रहा है? इसी वजह से जो ये सेक्शन 309 था, इसको रिपील करके, ठीक है, अब यहां पर क्या किया गया है? अब बेसिकली यहां पर जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है वो अभी भी एक ऑफेंस है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं किया गया कि ऑफेंस से हटा दिया गया, ऑफेंस के एम्बिट से हटा दिया गया है, लेकिन अब जो इसका एम्बिट है ना, जो इसका स्कोप है, वो बहुत कम कर दिया गया है। ठीक है, अब जो आपका सेक्शन 226 ऑफ बीएनएस है, वो कहता है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एक ऑफेंस तो है, लेकिन ये सिर्फ तब ऑफेंस है जब आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को कंपेल करो या फिर रिस्ट्रेन करो। ठीक है, आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को या तो कंपेल करो या रिस्ट्रेन करो अपनी पब्लिक ड्यूटी निभाने से। ठीक है, अगर आप सुसाइड कमिट करते हो विद दिस इंटेंशन कि मैं किसी पब्लिक अथॉरिटी को क्या कर रहा हूं, कंपेल कर रहा हूं कि वो मेरे फेवर में कोई काम करे, या फिर आप सुसाइड कमिट करने का प्रयास कर रहे हो किसी पब्लिक अथॉरिटी को कोई काम करने से रोकने के लिए, ओनली देन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है इट विल बी एन ऑफेंस। बट अर्लियर क्या होता था कि अगर आपने सिर्फ सुसाइड कमिट किया और आप बच गए तो वो एक कानूनी अपराध है। भाई किस एंगल से सेंस बना रहा था मुझे बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो अब इसको चेंज कर दिया गया है, जिसकी बहुत नीड भी थी। ठीक है, नेचर ऑफ सम ऑफेंसेस एक तो ये हो गया, और भी आपको एक बताता हूं, सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी। ठीक है, सेक्शन 303 ऑफ इंडियन पिनल कोड,
ये पर्टिकुलर सेक्शन डील करता था ऐसे सिचुएशन से जहां पर एक लाइफ इंप्रिजनमेंट कन्विक्ट अगर किसी का मर्डर कॉज करता है तो ऑटोमेटिकली उसको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी। ठीक है, इसको मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर्टिकुलर सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अगेन जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है इसको फिर से इनकॉर्पोरेट कर दिया गया इन द भारतीय न्याय संहिता विद सम चेंजेस। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस, अभी मैं आपको बस लूजली चीजें समझा रहा हूं, इन सारे सेक्शंस को हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अभी मैं बस आपको लूजली समझा रहा हूं कि देखिए यहां पर ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो कई सारे ऑफेंसेस जिनका नेचर जो है उसको चेंज कर दिया गया है ताकि जो वो अभी का जो इकोनॉमिक और सोसाइटल सिनारियो है उससे वो कंप्लाई कर सके। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए लॉ जो है ना ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक का मतलब क्या है कि इट चेंजेस विद टाइम एंड प्लेस, स्पेशली क्रिमिनल लॉज। इसीलिए जो आपका क्रिमिनल लॉ है इट फॉल्स अंडर लिस्ट 3 ऑफ द शेड्यूल 7। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो गौ हत्या है वो एक कानूनी अपराध है, क्योंकि यहाँ का जो रिलीजियस रिक्वायरमेंट है वो ये है कि गौ माता की पूजा की जाए। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर गौ माता की अगर हत्या की जाती है तो वो एक ऑफेंस नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे स्टेट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उत्तर प्रदेश में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको एक ऑफेंस डिक्लेयर करके रखा गया है। ठीक है, तो लॉ यहां पर क्या है, इट चेंजेस विद प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो इट चेंजेस विद टाइम टू टाइम। ठीक है, एडल्ट्री जिसको पहले एक कानूनी अपराध माना जाता था, अब ये क्या एक कानूनी अपराध है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है कानूनी अपराध एक। तो क्या हुआ, लॉ जो है इट चेंजेस विद टाइम टू टाइम, टाइम के साथ एडल्ट्री जो कि पहले एक कानूनी अपराध माना जाता था बट अब एक कानूनी अपराध नहीं है। इसका मतलब क्या है, लॉ जो है ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है, इट चेंजेस विद टाइम एंड इट चेंजेस विद प्लेस। ठीक है, टू अडैप्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ दैट कंटेम्परेरी पीरियड और कंटेम्परेरी प्लेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो नेचर ऑफ सम ऑफेंसेस क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट अब आगे जाते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि बीएनएस को हमने क्यों इनैक्ट किया है और आईपीसी को हमने क्यों रिपील किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज एक लूज ओवरव्यू कंपैरिजन ऑफ बीएनएस एंड आईपीसी कर लेते हैं। ठीक है, ओवरव्यू कंपैरिजन ऑफ बीएनएस एंड आईपीसी, एक इसको लूजली समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला तो ये है कि आईपीसी जो है ये एक कॉलोनियल लॉ था एंड ये ऑब्सोलीट हो गया था। ऑब्सोलीट का मतलब ये है कि इट वाज नॉट इन यूज एनी मोर। ऐसा मतलब ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोर्ट वगैरह एक्ट नहीं कर रहे थे, आईपीसी के थ्रू कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे जो इसके पर्टिकुलर प्रोविजंस थे उनको या तो रिपील कर दिया गया था या उसमें एडिशनल चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। ठीक है, लाइक आपने देखा होगा कई सारे सेक्शन में सेक्शन 70A B C D ऐसे कर दिया गया था। तो देयर वॉज ए नीड कि पूरे लॉ को हटा के एक फ्रेश न्यू क्रिमिनल लॉ को इनैक्ट किया जाए। ठीक है, सेकेंड, फाइन्स एंड पनिशमेंट्स चेंजेस, फाइन्स एंड पनिशमेंट चेंज्ड। ये मैंने आपको समझा दिया है पीछे, तो मैं इसको दोबारा डिटेल में इसके नहीं जा रहा। नेक्स्ट, बीएनएस इज अ विक्टिम सेंट्रिक लॉ बिकॉज इसमें जो टर्म एन है उसका मतलब होता है न्याय, मतलब हमें अब यहां पर जस्टिस देना है, ना कि हमें पीनलाइज करना है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है बीएनएस के अंदर, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड भी आता था, उसको बाइफरकेट करके एक नया चैप्टर क्रिएट कर दिया गया है, दैट इज चैप्टर 5 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन अब कवर है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, जो सेडिशन का जो नेचर था, जो इस ऑफेंस का नेचर था, उसको अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और अब जो सेडिशन की डेफिनेशन आपको मिलेगी अंडर द भारतीय न्याय संहिता
वो आपको ऐसे मिलेगी अंडर सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बेसिकली। ठीक है, अब जो इसका हेड नोट है वो क्या है? एक्ट्स इंडेंजरिंग सोवरेनिटी एंड यूनिटी। ठीक है, एक्ट्स इंडेंजरिंग सोवरेनिटी एंड यूनिटी। पहले क्या था? एक्ट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक सेटअप। तो यहां पर ना सेडिशन को लेके ना बहुत लंबे टाइम से डिस्प्यूट चल ही रहा था। मैं आपको बताऊं, डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है। देयर इज अ केस SG वुम्बटकरे वर्सेस Union of India. It was filed before the Supreme Court in 2022. This is not the year of judgment. I'm again repeating it. This is not the year of judgment. इस ईयर को, इस पर्टिकुलर केस को फाइल किया गया है और अभी ये जो केस है ना, ये अभी भी सबजुडिस है। ठीक है, इट इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसमें जो नोटेबल चेंज जो देखा गया था, जो नोटेबल डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और जितने भी केसेस हैं रिलेटेड टू सेडिशन, उनको दे केप्ट ऑल द केसेस ऑफ सेडिशन इन अबेयंस। मतलब कि सेडिशन का जो ऑफेंस है उसको अबेयंस में डाल दिया गया। उस पर अभी कुछ टाइम के लिए किसी भी इंसान को पनिश नहीं किया जाएगा या उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जाएगा जब तक कि इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आ जाती। ठीक है, तो सेडिशन को लेके हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है, कंट्रोवर्सी अभी भी है। और सेडिशन जो है, इसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए सेडिशन का जो नेचर है वो पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया टू एक्ट्स इंडेंजरिंग सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं, बहुत सारे नए नए ऑफेंसेस को क्रिएट किया गया है थ्रू BNS, या फिर क्रिएट करना सही वर्ड नहीं होगा, ऐड किया गया है इन द BNS। मतलब ये सब ऑफेंसेस थे पहले भी, मतलब किसी ना किसी कानून ने इनसे डील किया हुआ था। ठीक है, बट अब इनको प्रॉपरली डिफाइन कर दिया गया है इन द BNS। जैसे कि आपका टेररिज्म हो गया, ठीक है, हिट एंड रन केसेस हो गए, स्नैचिंग हो गया, साइबर क्राइम्स हो गए। ठीक है, दीज आर सम न्यू क्रिमिनल ऑफेंसेस जिनको भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया गया है। ठीक है, तो मतलब अभी तक लूजली हम लोग इन चीज़ों को देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि हमने BSA की डिस्कशन की है, हमने BNSS की डिस्कशन की है और हमने BNS की डिस्कशन भी अब शुरू कर दी है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो समझ में आता है कि जो सबसे ज़्यादा चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय न्याय संहिता में किए गए हैं। BSA में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत माइन्यूट चेंजेस लाए गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। ठीक है, और BNSS में भी कोई बहुत बड़े बड़े चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं किए गए, बहुत माइन्यूट चेंजेस है। लेकिन BNS के अंदर बहुत सारे नोटेबल चेंजेस है और इनको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ देखो, कुछ ऑफेंसेस ऐसे थे इंडियन पीनल कोड के अंदर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, डीक्रिमिनलाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि आपका सेक्शन 377 ऑफ IPC, दैट इज अननेचुरल ऑफेंसेस। रुकिए मैं लिख देता हूं, अननेचुरल ऑफेंसेस। और दूसरा आपका सेक्शन 497 IPC, एडल्ट्री। ठीक है, इन दोनों ही ऑफेंसेस को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। अननेचुरल ऑफेंसेस को किया था थ्रू नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस अगेन वॉज इन 2018। ठीक है, तो इन दोनों पर्टिकुलर ऑफेंसेस को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था और इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। इवन दो दीज ऑफेंसेस वर डीक्रिमिनलाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इनको अगेन री इंट्रोड्यूस नहीं किया गया इन द भारतीय न्याय संहिता, नहीं इनको री इंट्रोड्यूस किया गया इसमें। तो ये डीक्रिमिनलाइज थे और इनको प्रॉपरली ओमिट कर दिया गया इन द भारतीय न्याय संहिता। इज दैट क्लियर? ओके, तो आई गेस मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो ही गई। आपको मैंने ये अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड भी समझा ही दिया था। ठीक है, कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है इसके भी नेचर को चेंज कर दिया गया है। और अब अगर कोई इंसान
सुसाइड कमिट करने का प्रयास करता है किस पर्पज से, किसी पब्लिक अथॉरिटी को कंपेल करने के लिए या रिस्ट्रेन करने के लिए, तब ही अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है इट विल बी डीम्ड टू बी एन ऑफेंस। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ ये हमारा हो गया ओवरव्यू एंड कंपैरिजन। बहुत मेरे ख्याल से लंबा लेक्चर बन गया है, बट ठीक है, लास्ट टॉपिक है बस ये। अब हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ बीएनएस कर लेते हैं। देखिए इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूं। जो भारतीय न्याय संहिता है ये आपका एक पब्लिक लॉ है। ठीक है, पब्लिक लॉ हम इसे क्यों कहते हैं, प्राइवेट लॉ क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज देखो, जब भी हम क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम हमेशा स्टेट के अगेंस्ट में होता है। ठीक है, इसीलिए आप जब भी कोई क्रिमिनल लॉ पढ़ते हो तो वो ऐसे होता है कि लाइक XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे होता है। अब ये स्टेट के अगेंस्ट में क्यों होता है? क्योंकि भारतीय न्याय संहिता एक पब्लिक लॉ है। जब भी आप कोई क्राइम कमिट करते हो ना, तो वो क्राइम तो भले किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो रहा है, लेकिन जो क्राइम का जो इफेक्ट होता है ना, वो ये होता है कि वो सोसाइटल कॉन्साइंस को स्ट्रक कर देता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। भाई किसी का मर्डर हो रहा है आपके नेक्स्ट घर में, आपके नेबर के घर में किसी का मर्डर हो रहा है। एक बात बताओ, आपको ये फियर नहीं आएगा आपके दिमाग में कि यार उसका मर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है देश के लॉ एंड ऑर्डर के साथ? कि आज दिन दहाड़े रात में कोई भी किसी का मर्डर करके चले जा रहा है, कोई भी रेप जैसा इतना हीनियस ऑफेंस कमिट कर दे रहा है, तो आपके दिमाग में तो आएगा ना कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही नहीं चल रहा, कल को हमारे साथ भी चीजें हो सकती है। इसीलिए ये मान के चलते कि जो क्रिमिनल लॉ है ये एक पब्लिक लॉ है, और क्रिमिनल लॉ जो है वो हमेशा ही पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है, और जो पूरी सोसाइटी है वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में केस लड़ती है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव दैट इज पैक्टम सब्जेक्शनिस्ट, दैट इज द स्टेट। इज दैट क्लियर? अब जब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ बीएनएस की, तो यहां पर बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं, रीजनेबलनेस, ठीक है, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्ररीनेस, ठीक है, और भी जो भी कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, इक्वालिटी वगैरह, ये सब चीजें, इन सारे के सारे प्रिंसिपल से जो आपका भारतीय न्याय संहिता है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वो संविधान के किसी भी रूल या प्रिंसिपल को इन्फ्रिंज कर रहा है तो वहां पर वो पर्टिकुलर लॉ जो है इट विल बी हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ठीक है, आई गेस दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। हमने क्या क्या किया आज? हमने नेचर किया, हमने एक ओवरव्यू और कंपैरिजन किया बिटवीन बीएनएस एंड आईपीसी, एंड एट लास्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ बीएनएस को भी कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग कुछ टर्म्स हैं उनके डिफरेंस को समझेंगे और साथ ही साथ उनके डेफिनेशन को भी कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।